बच्चों, मैं महिमा आज आपके सामने एक बहुत ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ऐसा क्वेश्चन जो अपने आप में प्रश्न है, राइट। और जैसे जिसे हम प्रश्न निर्माण के नाम से जानते हैं और सभी बच्चे जानते हैं, सभी जानते होंगे कि चाहे वो क्लास 5 से लेकर 10th तक CTET, HTET और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये प्रश्न निर्माण कार्य जरूर है। और ज्यादातर प्रश्न निर्माण कार्य 4 या 5 मार्क्स का हर स्टैंडर्ड के हर क्लास के लिए क्वेश्चन पेपर में होता है। क्वेश्चन पेपर में हर क्लास के लिए प्रश्न निर्माण का क्वेश्चन जरूर होता है जो 4 या 5 मार्क्स का होता है। ओके, तो प्रश्न निर्माण कार्य वैसे बहुत आसान है, बच्चों को कई बार बच्चों को बहुत आसान लगता है और कई बार बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी, क्योंकि वो सिस्टमेटिक नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें जो भी हम किसी भी तरीके से प्रश्न का निर्माण कर लेंगे, प्रश्न का शब्द लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं, लेकिन हमारा सिस्टमेटिक लगाना, एक जो हमारा नियम है उसके अंतर्गत चल करके काम करने से अगर आप नियम के अनुसार काम करेंगे तो मैं सोचती हूँ कि 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप फुल में से 5 मार्क्स मिलेंगे, आपका आधा मार्क्स भी कम नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, मैं आपको प्रश्न निर्माण कार्य सिखाने की कोशिश करती हूँ और छोटे छोटे टिप्स देती हूँ ताकि आप उसको सीख पाए। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि मैं टीचर्स पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर क्लासेस देती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ। सबसे पहले वेलकम टू टीचर्स पॉइंट। मैं सभी बच्चों के साथ सोचती हूँ कि सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जो प्रश्न निर्माण कार्य को करना चाहते हैं। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न निर्माण कार्य को। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक अपना लिखते हैं, प्रश्न निर्माण कार्य। ठीक है, अब सबसे पहले प्रश्न निर्माण कार्य का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले बच्चों, हमारे पास कोई भी वाक्य आता है और जैसे हम कहते हैं कि अहम, कोई वाक्य, सिंपल सा वाक्य लेते हैं, जैसे अहम प्रतिदिनम स्वकार्यम करोमि। अहम प्रतिदिनम स्वकार्यम करोमि यानी मैं हर दिन अपने कार्य को करती हूँ। अब अहम प्रतिदिनम स्वकार्यम करोमि। अब देखिए, जहाँ पे ये सिंपल सा साधारण सा वाक्य है और अगर हम इसको जहाँ पर भी अंडरलाइन होगा, अहम पर भी अंडरलाइन हो सकती है, स्वकार्यम पर भी अंडरलाइन हो सकती है और प्रतिदिनम पर भी अंडरलाइन हो सकती है। तो हाँ, अहम प्रतिदिनम स्वकार्यम करोमि। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर स्वकार्यम पर अंडरलाइन कर, अहम प्रतिदिनम स्वकार्यम करोमि, मैं हर दिन अपना कार्य करती हूँ। आप क्वेश्चन बनाइए इसका, मैं हर दिन क्या कार्य करती हूँ। तो अहम प्रतिदिनम किम कार्यम करो, अहम क्या, आपका किस कार्य को कर्ता ने कर्म को, अहम प्रतिदिनम। मैं आपको समझाऊंगी आगे बच्चों, फिलहाल आप ये देखिए कि आपका पूरा वाक्य लिखिए, प्रतिदिनम किम स्वकार्यम किम करोमि, मैं प्रतिदिन क्या करती हूँ, मैं प्रतिदिन अपना कार्य करती हूँ। तो क्वेश्चन हमारा बन गया। अब देखिए, जैसे आपने ये सबसे पहला आपके पास क्या आता है कि आप जब प्रश्न निर्माण करें, जब आप क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस को बदलें तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क बच्चों नहीं लगाया तो आपके आधा मार्क्स कट जाएगा, एक में से आधा मार्क्स कट जाएगा। इसलिए याद रखिए, प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं, प्रश्न बना रहे हैं तो आपको प्रश्न निर्माण चिन्ह जरूर लगना, राइट। अब चलिए, आपने ये देखा कि प्रश्न एक सिंपल वाक्य होता है, एक साधारण वाक्य होता है जिसको हम प्रश्न बनाते हैं। हमने ये साधारण वाक्य था कि मैं प्रतिदिन अपना कार्य करती हूँ। अब मैं प्रतिदिन क्या, ये मैंने सिंपल वाक्य से प्रश्न का निर्माण किया, प्रश्न निर्माण कार्य, इसको हम कहते हैं प्रश्न निर्माण, राइट। अब इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट छोटे टिप्स होते हैं जिसको अगर हम ध्यान रख लें बच्चों तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए अब आपको नियम सिखा रही हूँ। इसके नियम क्या, आपके पास इसके नियम हमारे पास आते हैं। सबसे पहला नियम, स्थान के लिए कुत्र का प्रयोग करते हैं, कुत्र का प्रयोग करते हैं। स्थान के लिए जब कोई स्थान आता है तो हम कुत्र का प्रयोग करते हैं, राइट। एक
आपको वाक्यों के अनुसार भी मैं सिखाऊंगी, वाक्य भी आपको बताऊंगी। पहले सारे हम नियम लिख लेते हैं। जब कोई स्थान आता है, जब कभी स्थान पर अंडरलाइन होती है, तो हम उसके स्थान पर पुत्र का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर नंबर या अंक आते हैं तो हम कति का प्रयोग करते हैं, कति का प्रयोग करते हैं। और कति अंक हमेशा द्विवचन में, कति बहुवचन के लिए आता है। कति बनाते समय या लगाते समय, कति लगाते समय वाक्य सदैव बहुवचन में जाता है। सदैव किस में जाता है? बहुवचन में जाता है। दूसरा नियम हमारे पास। अब हम चलते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम हमें क्या बताता है कि अगर विशेषण विशेष हो और विशेषण से प्रश्न निर्माण बनाना हो तो क्या करते हैं? कीदृश को लगाया जाता है। इसमें विशेषण का लिंग जरूर देखा जाता है। इसमें विशेषण का लिंग जरूर देखा जाता है। अर्थात विशेषण जिस लिंग में होता है, विशेषण जिस लिंग में होता है के अनुसार पुल्लिंग में कीदृशः, स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसक लिंग में कीदृशम लगाया जाता है। क्लियर? आ गया? ये हमारा तीसरा नंबर नियम है। अब हम चलते हैं चौथे नियम। और जो चौथा नियम बच्चों होता है वो हमारा होता है किम। जब किसी वाक्य में नाम पूछा जाता है तो वहां पर किम आता पूछा जाता है, तो वहां पर किम। ये चौथा नियम। इसके बाद पांचवा नियम, क्रिया विशेषण वाले वाक्य में विशेषण वाले शब्द में कथम लगता है। ये बच्चों छोटे छोटे टिप्स है। कथम का अर्थ होता है क्यों। कथम का मतलब होता है, कथम का अर्थ होता है, लिख दूं क्योंकि बहुत से बच्चों को कथम का अर्थ नहीं पता। तो कथम अर्थात क्यों। ठीक है। अब हमारे पास सेवेंथ नंबर लीजिए। सेवेंथ नंबर हमने सब कुछ लिख लिया। एक होता है समय। अगर समय पूछा जाता है तो कदा शब्द लगता है प्रश्न निर्माण के लिए। आपको मैं समझती हूँ बहुत कुछ अच्छी तरह से। ये हमारे छोटे छोटे वो होते हैं और जहाँ हम करते हैं जो हमें नजर आता है कि छोटे छोटे शब्दों को, छोटे छोटे टिप्स को देख करके हम उसका बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, प्रश्न निर्माण बना सकते हैं। राइट। अब ये तो छोटे छोटे आपके टिप्स हुए। राइट। अब क्या स्थान के, अब देखो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, फिर उसके बाद और भी आगे बताती हूँ। स्थान के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? पुत्र प्रयोग। राइट। नंबर्स या अंक आते हैं तो हम क्या प्रयोग करते हैं? कति के का प्रयोग करते हैं। अगर विशेषण विशेष्य हो तो विशेषण से प्रश्न निर्माण, और विशेषण से प्रश्न निर्माण बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? कीदृश, है ना। कीदृश फिर मैंने आपको आगे समझा दिया है कि कीदृश कैसे लगता है, कीदृशी कैसे लगता है और कीदृशम कैसे लगता है। अगर वाक्य में नाम पूछा जाता है तो क्या लगता है? किम। क्रिया विशेषण वाले वाक्य में विशेषण के स्थान पर कथम। ठीक है। अगर समय पूछा जाता है तो कथम। लगभग हमारे ये जो ट्रिक्स है, जो छोटी छोटी टिप्स है, वो खत्म हो गई है। अब हमारा आता है सीधा प्रश्न निर्माण के लिए हम कौन से शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न, अब ये कॉमन, ये अगर ये शब्द इस तरह का कोई वाक्य होता है तो हम डिफरेंट शब्दों को प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए कि प्रश्न निर्माण। अब 8वां, प्रश्न निर्माण करने के लिए या प्रश्न निर्माण करने के लिए सामान्यतः किम सर्वनाम रूपों का प्रयोग किया जाए। बच्चों, आपको प्रश्न निर्माण बनाने के लिए किम सर्वनाम शब्दों के रूप 100% याद होने चाहिए। अगर आपके सर्वनाम शब्द रूप आपको याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आपको हमेशा दिक्कत आएगी। तो मैं आपको प्रश्न निर्माण के लिए किम सर्वनाम शब्दों के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों रूप सिखाती हूँ और आसान तरीका बताती हूँ याद करने का, जिसे आप करके बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत सरल लगेगा आपको। और बच्चे, आप सभी जानते हैं कोई भी शब्द होता है, ये सर्वनाम रूप यानी सर्वनाम
प्रश्न निर्माण करने के लिए किम सर्वनाम शब्द रूपों का, किम सर्वनाम शब्द रूप लिख देती हूँ, क्योंकि कोई भी रूप जो होते हैं वो शब्द भी होते हैं, ये ध्यान रखना। तो मैं जरा इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपको। किम सर्वनाम सर्वनाम शब्द रूपों का, शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ शब्द होता है वो पुल्लिंग, संस्कृत में जहाँ पे शब्द होगा वो पुल्लिंग भी होगा, स्त्रीलिंग भी होगा और नपुंसकलिंग भी होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ किम शब्द के जो सर्वनाम शब्द है, किम सर्वनाम शब्द लिख देती हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं किम जो है वो सर्वनाम शब्द रूप है। किम सर्वनाम शब्द रूप। अब इसकी किसकी सिखा रही हूँ? पुल्लिंग। आप जैसा सभी जानते हैं, सभी 5th क्लास के बच्चे थोड़े से दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी सीखने लगते हैं इस मिड सेशन तक आते आते कि सर्वनाम रूप क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं जो रूप होते हैं उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। ओके, और विभक्तियां कितनी होती हैं आप सभी जानते हैं। पहली होती है प्रथमा विभक्ति। ये मैं वैसे आपको अनुवाद जब मैंने सिखाए थे तो बहुत डीपली, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये सब क्या होता है। अब हमारे पास कोई भी रूप होते हैं उसमें शब्द रूप, संज्ञा शब्द रूप जो होते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, संज्ञा शब्द रूप हो या सर्वनाम शब्द रूप हो, जो कर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, और फिर हमारे पास आती है तृतीय विभक्ति, ये होती है तृतीय विभक्ति। फिर हमारे पास इसके बाद आती है चतुर्थी विभक्ति, फिर पंचमी विभक्ति, नेक्स्ट षष्ठी विभक्ति, फिर इसके बाद आती है सप्तमी विभक्ति। 7 विभक्तियां होती है सर्वनाम शब्दों में, और मैं आपको इसके पुल्लिंग है, पुल्लिंग के किम शब्द के सिखा रही हूँ। और किम शब्द के आपको पता है कह, पहली लाइन से ज्यादातर प्रथमा विभक्ति तो सबको पता होती है कह, क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए कह लगेगा। कह, कऊ द्विवचन में और के बहुवचन में। कह, कऊ, के। मैं बच्चों 2-2 बार बोलूंगी, हो सकता है मैं आपको 3-3 बार भी बोलूं। तो मुझे, मेरा मकसद और मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि आप मेरे साथ रिवाइज करते करते लर्न कर लें, इसलिए मैं 2 बार 3 बार भी बोलूंगी। कह, कऊ, के, कम। द्वितीय विभक्ति में हमेशा कोई भी मूल शब्द, हमारा मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है ये कह, है ना। कह, कऊ, के मूल शब्द है किम, म ज्यादातर पीछे आता है। कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, कम, ये कऊ, कान। कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान। फिर केन, काभ्याम, केन, काभ्याम, केभ्य, केन, काभ्याम, केभ्य। फिर कस्मई, काभ्याम, केभ्य। फिर इसके बाद हमारे पास षष्ठी, पंचमी विभक्ति में आता है कस्मात, काभ्याम, केभ्य। फिर आता है षष्ठी विभक्ति में कस्य, कयोः, केशाम। ये याद करने पड़ते हैं। और कस्मिन, कयोः, केशु। बच्चों अगर आप इन्हें नहीं याद करते हैं तो बहुत मुश्किल आती है प्रश्न निर्माण कार्य में, क्योंकि प्रश्न निर्माण कार्य आप नहीं कर पाएंगे। आपको 5 में से 5 मार्क्स लेने, क्योंकि बच्चों 5 मार्क्स का ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है, तो उसमें 5 में से 5 मार्क्स लेने के लिए आपको ये तो याद करने पड़ेंगे। और मैं इसको आसान याद करने का तरीका बता रही हूँ। देखिए बच्चों, द्विवचन याद करना तो बहुत आसान है। क्यों? कि प्रथमा द्वितीय सेम होता है, कऊ, कऊ, और यहाँ तृतीय चतुर्थी पंचमी सेम होता है, काभ्याम, और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी सेम होता है। याद हो गया आपको? कऊ, कऊ, काभ्याम, कयो, ये याद हो गया आसानी से। इधर देखिए, सॉरी, यहाँ मैं गलती कर गई हूँ, यहाँ पे यहाँ गलत हो गया है मेरे से। केन, काभ्याम, यहाँ कई आएगा, यहाँ पे हमारा कई आएगा, है ना। तो ये, अब ये देखिए, ये हमें बहुवचन में हम जाते हैं तो के, कह, कऊ, के, ये तो याद होता है। कम, कऊ, कान, ज्यादातर ये भी याद होता है। कई, केभ्य, ये दोनों एक जैसे आते हैं। केशाम और केशु, ये आपको याद करने हैं हल्के से।
इधर देखिए क, कम, किन, कस्मे, कस्मात, कस्य, कस्मी, है ना। आपको ये याद करना पड़ता है। एक बार याद करने के बाद आपको दूसरी बार बहुत आसानी हो जाएगी। बच्चों इन्हें याद करना मस्ट है, जरूरी है। तो ये जरूरी याद है ना। और इसके साथ साथ आपको और भी रूप बहुत सारे याद हो जाएंगे। सारे सर्वनाम शब्द लगभग लगभग इससे मैच करते हुए। ठीक है। अब आपने किम सर्वनाम शब्द के पुल्लिंग सीखा, राइट। अब मैं आपको सिखाती हूँ किम सर्वनाम शब्द रूप और ये स्त्रीलिंग। आपको इसी तरीके से बार बार लिखूंगा मैं। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं लिख रही क्योंकि इसी के नीचे जा रहा है। ये जरूर लिख दे रही हूँ आपको यहाँ पर कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है तृतीया विभक्ति, नेक्स्ट चतुर्थी विभक्ति। लाइन वाइज हमारा चलना चाहिए ताकि आपको हमें लिखने में दिक्कत ना हो। ये चतुर्थी विभक्ति और फिर इसके बाद हमारे पास आती है पंचमी विभक्ति, नेक्स्ट षष्ठी विभक्ति, फिर हमारे पास है सप्तमी विभक्ति। ठीक है। अब देखिए जैसे हम प्रथमा विभक्ति लिखते हैं का, कऊ के, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो हमें ऊपर से दिख रहा है, मिल रहा है। तो हम करते हैं अब का, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा आती है का, के, कहा। जैसे बालिका के अगर आपको रूप याद हो तो बालिका, बालिके, बालिका। तो का, के, का। फिर आपको मैंने बताया कि म आ जाता है द्वितीय विभक्ति में, ज्यादातर म आ जाता है। तो काम के कहा, काम के कहा। और फिर इसके बाद तृतीय विभक्ति हमारे पास आती है कया, कया। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमारा लाइन चेंज हो गई है। तो एक वचन, एक वचन, और ये यहाँ कर देती हूँ क्योंकि हमारी थोड़ी सी लाइन में चेंज आ गया है। स्त्रीलिंग यहाँ कर देती हूँ स्त्रीलिंग। किम सर्वनाम शब्द ये एक वचन, ये आपका द्विवचन, बहु, ताकि आपको दिक्कत ना हो क्योंकि हमारा लाइन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। लाइन हमारा हम आगे आ गए हैं। तो तृतीय विभक्ति है कया, काभ्याम, काभी, कया, काभ्याम, काभी। फिर चतुर्थी विभक्ति है हमारी, चतुर्थी विभक्ति जो आती है कस्यई, 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 काभ्याम, काभ्य, कस्यई, काभ्याम, काभ्य। फिर हमारी पंचमी विभक्ति आती है कस्याः, काभ्याम, काभ्य। फिर षष्ठी विभक्ति जो आती है वही सेम होती है कस्या, काभ्याम, काभ्य, सॉरी कस्या, काभ्याम, कासाम, कस्या, काभ्याम। देखिए शुरू से पढ़ते का, के, कहा, काम, के, कान, कया, काभ्याम, काभि, कस्यै, काभ्याम, काभ्य, कस्या, काभ्याम, काभ्य, कस्या, काभ्याम, कासाम। और फिर आ जाता है सप्तमी विभक्ति जो होती है कस्याम। यहाँ हमारा थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा कयो। ये 3 बार आता है, चौथी बार हम भूल से लिखेंगे कयो। कस्या, कयो, कासाम, और कस्याम, कयो, कस्याम, कयो, कासु, कासु। तो हमारे इस तरह से रूप बच्चों स्त्रीलिंग हो गए का, के, कहा, काम, के, कहा, कया, काभ्याम, काभि, कस्यै, काभ्याम, काभ्य, कस्या, काभ्याम, काभ्य, कस्या, कयो, कासाम, और कस्याम, कयो, कासु। अब देखो इसमें क्या क्या मैच करता है। आप देखिए द्वितीय विभक्ति में के, काम, के, कहा, काम, के, का। द्वितीय विभक्ति ये तीनों सेम है, काभ्याम, 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 कयो, कयो सेम है। यानी द्वितीय विभक्ति बहुत आसान है। बहुवचन में देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और इन दोनों को हमें का भी, ये हमें का भी और का भी को याद करना है, कासाम और कासु। देखिए सा सा आता है, इस तरह से हमें रिवाइज करना पड़ता है। इसमें देखिए यहाँ हमारा का है, काम है, ये तो मैंने बताया म लग जाता है। कया, अब यहाँ पे कया, कस्यई, इसमें ये देखिए पंचमी और षष्ठी सेम है, और कस्याम, है ना। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके याद करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। तो दोनों मिलकर के हमारे रूप याद हो जाते हैं। दोनों को दिमाग भी चलाइए, थोड़ा सा लर्न भी कीजिए, और थोड़ी सी ट्रिक भी अपनाइए, आपको बच्चों याद हो जाए।
इस तरह से अब हम करते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग सभी बच्चे जानते होंगे, किम सर्वनाम शब्द रूप। सभी बच्चे जानते होंगे कि नपुंसकलिंग कितना आसान है। केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति को देखना होता है, बाकी हमें कुछ भी नहीं देखना होता है। मैं लिख देती हूँ एक वचन और ये द्विवचन और ये बहुवचन, और इधर प्रथमा विभक्ति और ये द्वितीय विभक्ति। केवल हम दो विभक्तियां लिखेंगे और देखेंगे सभी बच्चे जानते हैं। अब है किम, बाकी सारे हमारे पुल्लिंग से मिलते हैं। किम मूल शब्द, हमेशा जो हमारा शब्द होता है वो ध्यान रखिए, नपुंसकलिंग एक वचन में हमेशा वही मूल शब्द होता है। तो किम के कानी, किम के कानी, और हमें पता है किम के कानी में, और ये हमारा द्वितीय विभक्ति भी यही होता है, किम के कानी। बाकी सारे तृतीय विभक्ति से, अब नोट हमारे पास क्या है, तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक सारे रूप शब्द जो होते हैं पुल्लिंग के समान होते हैं। पुल्लिंग किम पुल्लिंग की तरह से चलते हैं। देखो बच्चों, आपने प्रश्न निर्माण की सारी बातें सीख ली हैं। अब हम कोई भी प्रश्न निर्माण लेके चलते हैं और आपके पास आते हैं कि किस तरह से प्रश्न निर्माण कार्य किया जाता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रश्न निर्माण के कोई भी वाक्य लेती हूँ और आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि हम किस तरह से करते हैं। अब मैंने उदाहरण लेती हूँ और उदाहरण के लिए आपको बार बार मैं उदाहरण के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। नियम मैं आपके पास आपको सिखा चुकी हूँ। ओके, तो चलिए हम पहला उदाहरण करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरह से करना है। सबसे पहला उदाहरण मैं आपके सामने लिख रही हूँ। उदाहरण थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी नजर आए। उदाहरण, पहला उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको। पहला उदाहरण दे रही हूँ, अश्वाहा प्राण तृणाये इतस्ततः धावन्ति। इतस्ततः अधावन, जो वाक्य है अधावन, इतस्ततः अधावन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों, और यहाँ हमारे पास अंडरलाइन भी है, घोड़े प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर अधावन माना दौड़ने लगे। घोड़े प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। अब देखो, अब हमारा कोई नियम, जो मैंने आपको नियम ऊपर लिखवाए थे, कौन से नियम लिखवाए थे? ये नियम लिखवाए थे आपके पास, ये 8 नियम। इसके अंतर्गत हमारा शब्द नहीं आया। कोई भी विशेष चीज हमारी, जो मैंने ये विशेष चीजें सिखाई थी, उसके अंतर्गत नहीं आया। जब उसके अंतर्गत कोई विशेष शब्द नहीं आया है बच्चों, तो हम किम शब्दों को प्रयोग करेंगे। अब ये देखिए, किम शब्द का प्रयोग करने के लिए हमें पता चल रहा है कि घोड़े प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? प्राणों की रक्षा के लिए। यहाँ से हमारे पास चिन्ह कौन सा आ रहा है? के लिए। आपको पता है इस के लिए चिन्ह के लिए हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये आपको कारक चिन्हों से पता चलता है बच्चों, प्रयोग किया जाता है। अब हमने प्राण तृणाय, घोड़े प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़े। तो हमारे पास यहाँ चिन्ह कौन सा आया है? हमारे पास चिन्ह आया है बच्चों के लिए, और के लिए के चिन्ह हम के लिए हमारे पास कौन सा? चतुर्थी विभक्ति है। ये कारक चिन्हों में मैं समझा चुकी हूँ, राइट। तो अब हम और प्राणों की रक्षा के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है। प्राण तनाए, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या? प्राणों बहुवचन है, लेकिन ये ग्रुप है। प्राण की रक्षा के लिए ग्रुप है, तो यहाँ पे आएगा। अब बताओ कसमई। अब चतुर्थी विभक्ति क्या है? पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि घोड़े पुल्लिंग है, तो घोड़े की पुल्लिंग की चतुर्थी विभक्ति का क्या है?
कस्मै। चतुर्थी विभक्ति एक वचन है ना, तो हम करेंगे कस्मै। तो हम आंसर होगा हमारा अश्वः कस्मै। किस कारण, किसके लिए? अश्व कस्मै इतस्ततः अधावन। मतलब क्या हो गया कि घोड़े किस लिए इधर उधर दौड़ रहे थे? तो घोड़े प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। देखिए, मैंने ऊपर भी आपको नियम में समझाया था, पहला नियम समझाया था कि प्रश्न निर्माण करते समय प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए, अदरवाइज आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। तो इसलिए इस बात को जरूर देखिए। और आपने देखा कि मैंने के लिए आपको कौन सा लगाया? कस्मै। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, अब जैसे मैं आपके पास दूसरा लेके आती हूँ, राजपुत्रः। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, उदाहरण लेके आती हूँ। राजपुत्रः प्रसादे प्रसादे वानरै सह क्रीडन्ति स्म। राजपुत्र यानी राजा के पुत्र, प्रसादे माना महल में बंदरों के साथ खेल रहे थे। बच्चों, आपको बता दूं, कुछ कुछ चीजें मैं बीच बीच में भी बताती रहती हूँ। जब क्रीडन्ति आता अगर, तो राजपुत्र महल में बंदरों के साथ खेल रहे हैं, और अगर किसी भी लट लकार के साथ स्म शब्द लग जाता है, तो ये हमारा भूतकाल बन जाता है, लंग लकार बन जाता है। तो यहाँ पे क्रीडन्ति लट लकार के साथ स्म लगा हुआ है, इसलिए ये कौन सा लकार बन गया है? लंग लकार बन गया है, यानी थे, भूतकाल बन गया है। तो राजपुत्र महल में बंदरों के साथ खेल रहे थे। तो अगर हम यहाँ अंडरलाइन करते हैं प्रसादे, तो राजपुत्र महल में, महल यानी स्थान, महल यानी क्या हो गया? स्थान। तो आपको यहाँ महल, प्रसादे, महल में सप्तमी विभक्ति है, वैसे महल में सप्तमी विभक्ति है, लेकिन ये स्थान आया है। क्या आया है? स्थान। और स्थान के लिए आपको क्या लगाना है? आपने क्या सीखा है? पुत्र। आपने क्या सीखा है? पुत्र अव्यय। तो आप लगाएंगे पुत्र, तो हम लगाएंगे राजपुत्रा पुत्र वानरै सह क्रीडन्ति स्म। और बच्चे ध्यान रखना कि बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं? केवल क्वेश्चन का आंसर पुत्र लिख देते हैं, नीचे क्या आंसर लिखते हैं? आंसर पुत्र। अगर आप ऐसा आंसर करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें पूरा प्रश्न निर्माण किया जाता है, पूरा प्रश्न बनाया जाता है। तो प्रश्न केवल पुत्र स्थान से प्रश्न नहीं बनता, आप जब पूरा वाक्य लिखेंगे तभी बनेगा, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेगा। एग्जाम में जब कॉपी चेक की जाती है, जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं, तो हम ऐसे बच्चों को जो केवल प्रश्न का निर्माण, प्रश्न का आंसर लिख देते हैं, पुत्र, कस्मिन, केशु, वहां हम मार्क्स नहीं देते हैं, 0 मार्क्स। राइट। तो पुत्र आपका राजपुत्र, पुत्र वानरै है, राजपुत्र कहाँ? बंदरों के साथ खेल रहे। क्लियर? अब मैं तीसरे वाक्य पे चलती हूँ। तीसरा वाक्य उदाहरण देके आपको समझाती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप सीख सके। अब आपके पास मैं और लेके आ रही हूँ, ये दीजिए, सूर्योदय तमः नश्यते। सूर्योदय तमः नश्यते। सूर्य उदित होने पर, अगर हम देखें तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। कौन सी विभक्ति? सूर्य उदय होने पर अंधकार का नाश होता है। सूर्य उदय होने पर अंधकार का नाश होता है। समय दिया, सूर्य उदय के समय अंधकार का नाश होता है। वैसे अगर हम देखें तो इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, लेकिन हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास ये देखिए एक आया है कि अगर समय पूछा जाता है तो कदा शब्द लगता है। तो हमारे पास यहाँ क्या लगेगा? सूर्य उदय, समय दिया हुआ है, सूर्य उदय के समय अंधकार का नाश होता है। तो कदा तमः नश्यति। तो इस तरह से देखो, जब कोई विशेष शब्द आता है तो कदा, यानी मैं थोड़ा सा और आपको जैसे क्लियर कर रही हूँ वैसे क्लियर कर देती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो बच्चों रिवाइज करते समय। सूर्योदय
सूर्य उदय का समय यानी समय, समय हमारे पास आया है और समय के लिए हम क्या लगाते हैं? कदा। क्या लगाते हैं? कदा। और इसलिए हमने लगाया है कदा तमः नश्यति। और आपकी यहाँ ठीक है। अब हम 4th नंबर पे चलते हैं और 4th नंबर पे चल के हम आगे बढ़ते हैं और 4th नंबर पे कोशिश करती हूँ आपको बच्चे समझाने की, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। और एक और क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ, क्योंकि मेरे सामने अच्छा क्वेश्चन रखा हुआ है। ज्वलन ज्वलन मेषः अश्वशालाम अश्वशालाम प्रविशति प्रविशति प्रविशति। ज्वलन मेष है, जलते हुए मेष अश्वशाला में प्रवेश करता है। जलता हुआ मेष यानी जलता हुआ भेड़ अश्वशाला में प्रवेश, अश्वशालाम प्रविशति, अश्वशाला में अश्वशाला को प्रवेश करता है या में प्रवेश करता है। और प्रविशति अभी प्रवेश करता है। तो हम अश्वशाला कहाँ प्रवेश करता है? स्थान। यहाँ पे क्या आया है? स्थान। अश्वशाला मतलब घोड़े का घर, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, वहां उसे अश्वशाला बोला जाता है। तो स्थान है, स्थान में क्या आएगा? तो क्वेश्चन बनेगा ज्वलन, क्वेश्चन बनेगा ज्वलन। देखो वह ऐसे भी लिखा जाता है नीचे, ज्वलन वह ऐसे भी लिखा जाता है, मैंने दोनों तरीके से लिखना सिखा दिया है। ज्वलन मेषः अश्कुत्र प्रविशति, ये क्वेश्चन राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो कोई और हम प्रश्न निर्माण के कार्य को लेते हैं ताकि मैं आपको और समझा सकूं। हमें उठाना प्रश्न निर्माण के कार्यों को ही उठाना है। तो मैं थोड़े से उदाहरण और आपके सामने लेकर आती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो प्रश्न निर्माण बनाते समय। हाँ, सरस तीरे। अब देखिए मैं ये कहती हूँ काकस्य वर्णः, काकस्य वर्णः कृष्णः, कृष्णः। कौवे का रंग, काकस्य वर्णः कृष्णः, कौवे का रंग कैसा है? सॉरी, मैं पहले ही प्रश्न बना दे रही हूँ। कौवे का रंग कृष्ण काला है। तो ये विशेषण है, ये आपका क्या है बच्चों? कृष्ण है। कौवे का रंग काला है, तो ये विशेषण है। अब विशेषण में मैंने आपको क्या समझाया, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये हमारा क्या है? विशेषण। और विशेषण में हमने आपको क्या समझाया है? हमने आपको समझाया है कि विशेषण के लिए हम कीदृश लगाते हैं, कीदृश लगाते हैं। और विशेषण के लिए क्या लगता है? कीदृश, कीदृश। अब अगर और पुल्लिंग, इसमें मैंने आपको देखिए समझाया है बिल्कुल। यहाँ देखिए बच्चों मैंने आपको समझाया है, मैंने ये देखिए ये आपका कहाँ पे है? मेरा कीदृश, मैंने आपको बिल्कुल समझाया कीदृश लगता है और किसके अनुसार लिंग देखा जाता है। कीदृश पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसक लिंग में कीदृशम। तो आप देखिए यहाँ आया है आपका कौवे का रंग काला है, कौवा यानी पुल्लिंग, तो इसलिए हम लगाएंगे आपका यहाँ लगाएंगे काकस्य वर्णः कीदृश, क्योंकि ये पुल्लिंग है। क्वेश्चन आगे बात समझ में। इस तरह से हम आपको प्रश्न निर्माण तरीका होता है, प्रश्न निर्माण का तरीका होता है। और अब हम एक और सिखा देती हूँ बच्चों मेरे सामने, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा हुआ है। अब ये करा देती हूँ। विधात्रा, नेक्स्ट कौन सा नंबर हो गया? 5th, अब 6th नंबर। विधात्रा मयूरः, विधात्रा मयूरः पक्षीराज, पक्षीराज कृतः, यानी विधात्रा ने, भगवान ने मोर को पक्षीराज बना दिया है, मोर को पक्षीराज बनाया है। क्यों? क्योंकि मोर के पंख अपने आप होते हैं, यानी विधात्रा ने उसको पक्षीराज बना दिया है। तो विधात्रा ने किसको क्या पक्षीराज बनाया, किसको ने क्या पक्षीराज बनाया है? तो यहाँ पे ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ कोई हमारा ऊपर वाला नियम लागू नहीं हो रहा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी विभक्ति, यहाँ देखेंगे हमारी ये प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति
एक वचन है। तो हम एक प्रथमा विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है। तो हम कहाँ जाएंगे? हम किम वाले शब्दों में जाएंगे और किम वाले शब्दों में हम ये मूल शब्द जो हमारा पुल्लिंग है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन लेंगे। तो कहा है, तो हमारा बनेगा क्या? तो हमारा बनेगा कहा। तो हमारा बनेगा, यहाँ पे देखिए वाक्य बनेगा विधात्रा क पक्षीराज कृतः, किसको? प्रकृतः, यानी हमारा ये कर्ता है। विधात्रा ने, सॉरी, किसको? पक्षीराज है। विधात्रा ने, विधात्रा मयूर है, विधात्रा के द्वारा मोर को पक्षीराज बना दिया गया। मोर, मोर जो है ये बच्चों आपका वाक्य जो है वैसे कर्म है और कर्म है लेकिन प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। ये हमारा वाक्य जो है कर्मवाच्य वाक्य, इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे। कर्ता हमारा विधात्रा है, तृतीय विभक्ति कर्मवाच्य। ये 10th क्लास के बच्चे समझ सकेंगे कि कर्ता को हमने तृतीय विभक्ति में क्यों लिया। तो ये कर्मवाच्य होने के कारण ये कर्ता तृतीय विभक्ति में आया है और कर्म प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, तो ये हमारा आएगा। और देखिए कहीं और मैं आपको कोशिश करती हूँ कि ताकि आप और भी मेरे सामने वाक्य कर सके। रस में एक करती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट करती हूँ 7th नंबर सिखाती हूँ, है ना। रसमयम, रसमयम, रसमयम जीवनम कर्तव्यम, कर्तव्यम, रसमयम जीवनम कर्तव्यम। रस में, जीवन को रसमय बनाना चाहिए, जीवन को रसमय, कर्तव्यम रसमय कर, जीवन को रसमय बनाना हमारा कर्तव्य है ना। तो जीवन को यानी द्वितीय विभक्ति, और जीवनम, जीवन को रसमय, ये नपुंसकलिंग है, जीवनम। तो जीवनम को क्या करेंगे? हम लगाएंगे ये जीवनम कर्म द्वितीय विभक्ति, यहाँ द्वितीय विभक्ति लिख देती कर्म की जगह, क्योंकि हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, हमने यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें, द्वितीय विभक्ति और क्या आ जाएगा? नपुंसकलिंग और एक वचन, इसमें आ जाएगा किम, किम के कानी, किम के कानी। तो हमारा हो जाएगा जीवन को रस में किम कर्तव्यम, रस में क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। रसमयम किम कर्तव्यम, रस में क्या बनाना चाहिए? तो रस में जीवन को बनाना चाहिए, जीवन को, किसको? रस में किसको बनाना चाहिए, रस में क्या करना चाहिए, या रस में किसको बनाना चाहिए? तो जीवन को बनाना चाहिए। आ गया, समझ आ गई बच्चों बात। तो इस तरह से हमारे पास शब्द आते हैं और हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैंने बहुत बहुत अच्छी तरीके से बच्चों आपको सिखाने की कोशिश की है और सोचती हूँ कि बच्चों को समझ भी आ गया होगा। और बस आपको एक एक क्वेश्चन को मैंने समझाने की कोशिश की है। और ये देखिए, आप अगर इन रूपों को, शब्द सर्वनाम शब्द रूपों को याद नहीं करेंगे तो जहाँ चिन्ह लगना होगा वहां आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सिस्टम से आपको लगाने हैं। और इसके बाद आप इन विशेष शब्दों को देखना है कि अगर स्थान आता है तो हमें पुत्र का प्रयोग करना है, अगर नंबर से अंक आते हैं तो कति का प्रयोग करना है। अब मैं कति का मैंने आपको करके नहीं दिखाया है, मैं जरा कति का भी एक आपको प्रयोग करके दिखा देती हूँ, वाक्य बना के दिखा देती हूँ। देखिए 8वां नंबर में वाक्य बनाती हूँ कति का, है ना, कि कक्षायाम 10 छात्राः सन्ति, कक्षा में 10 छात्र हैं। तो अब ये हमारे पास नंबर्स है, नंबर, अंक, अंक, नंबर, है ना। और इसके लिए हमने क्या सिखाया है आपको? कति। ये वाक्य रह गया था इसलिए मैंने आपको सिखाने की कोशिश कर दी, कति। तो हमारे पास आ जाएगा कक्षायाम, कक्षायाम कति छात्राः सन्ति, ये प्रश्न हमारा बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने बीच में आपको एक कति का नहीं सिखाया था तो मैंने आपको इसका उदाहरण देके समझा दिया। ये देखिए, है ना,
ये नाम का भी नहीं समझा है। जब किसी वाक्य में नाम आता है, नाम पूछा जाता है तो किम आता है। जैसे मैं आपको कहती हूँ, एक इसका भी वाक्य आपको समझा देती हूँ। देखिए 9th वाक्य, जैसे तस्य नाम, तस्य नाम मधुरः अस्ति, तस्य नाम मधुरः अस्ति, मधुर है ना, तो उसका नाम मधुर है। कौन सा शब्द ले लिया? अब ये मधुर नाम, नाम है, और नाम के लिए मैंने आपको सिखाया है क्या? किम, किम आता है। कोई भी नाम आता है तो प्रश्न बनाने के लिए हमें किम लगाना पड़ता है, तो आएगा तस्य नाम किम अस्ति। ठीक है, ये आपका किम। चलिए आगे देखिए, हमने देखा कि हम आपको ये देखिए कदा ये आपको करवा दिए। वाक्य में जब नाम पूछा जाता है किम, क्रिया विशेषण के लिए कथम आता है। कथम के वाक्य बहुत कम मिलते हैं पर मिल जाते हैं। तो आगे अगर हम समय पूछे तो कदा समय की घड़ी टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमें रिवीजन भी बहुत जल्दी जल्दी मेरे को करवाना पड़ रहा है। अगर हम समय पूछते हैं तो कदा का प्रयोग होता है। कदा वाला वाक्य मैंने बच्चों आपको समझा दिया है। किम शब्द रूप के प्रयोग करना भी मैंने आपको समझा दिया है। इस तरह से हमारा जो एक प्रश्न निर्माण वाला कार्य है, जो हमारा लिटरेचर में, जो हमारा खंड घ में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें क्लास 9th और क्लास 10th में, उसके लिए प्रश्न निर्माण का मैंने तरीके बहुत अपने तरीके से मैंने बहुत अच्छे समझा दिए हैं। आप लोग कोशिश करिए, पढ़िए और समझिए, और उसके बाद आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे आके कमेंट्स दीजिए कि किस तरह आपको बात समझ आई है या नहीं आई है। अगर इसमें कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स पे आके डाउट डाल सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट फोन करके भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं क्लास यहाँ पे, ये वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को समझ आ जाना चाहिए। सीटेट, एचटेट के बच्चे भी इस क्वेश्चन को जरूर करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और चलते चलते मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि आप हमारे टीचर्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर जाके प्रेस करें, और सभी बच्चे एक दूसरे को हमारे वीडियो शेयर करें, और टीचर्स पॉइंट का प्लेटफॉर्म है उसके बारे में डिस्कस करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे का बेनिफिट उठा सके। क्योंकि मुझे पता है बच्चों, संस्कृत की क्लासेस, संस्कृत बहुत बच्चों को सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि घर में कोई संस्कृत सिखाने वाले टीचर्स बहुत कम लोग। ओके, तो नेक्स्ट क्लास जब मैं लेकर आती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।